mean war for India? Well, kind of, yes, diplomatic war. Conventional war बिल्कुल भी नहीं, मगर India should be prepared for a potential economic war. देखो, एक तो कोविड-19 पैंडेमिक और दूसरा यूएस चाइना ट्रेड वॉर के बाद कंपनीज को अच्छे से समझ में आ गया कि अगर वो सिर्फ एक देश, वो भी चाइना जैसे देश, पर अपने सारे मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन के लिए डिपेंडेंट हो जाए तो उसका अंजाम बहुत ही बुरा हो सकता है। और इसीलिए तभी से सभी देशों में एक डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी की डिमांड बहुत हाई हो चुकी है। चाइना +1। IBM is the latest U.S. company to retreat from China. International Business Machines, or IBM, shutting down a key research division in China. Global companies are packing up and pulling their factories out of China. बेसिकली कंपनीज चाइना के अलावा एक और एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब ढूंढ रहे हैं, और यही वजह है कि विश्व के कई देशों में आज एक टाइप का इकोनॉमिक वॉर छिड़ चुका है, एक टाइप का मैन्युफैक्चरिंग वॉर, जिसमें वियतनाम, मेक्सिको, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और इंडिया जैसे और भी कई देश लड़ रहे हैं अगला ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए। और अब पहलगाम अटैक के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ हो चुकी है कि यूएस के कई इकोनॉमिक पॉलिसी डिसीजंस इंडिया के लिए उतने फ्रेंडली नहीं होने वाले। सो ये हमारे लिए इस मैन्युफैक्चरिंग वॉर में एक मेजर डिसएडवांटेज हो सकता है। मगर इसके अलावा भी अगर हम बाकी के कॉम्पिटिटर देशों के सामने इंडिया की खुद की पोजिशनिंग देखें तो हाँ, भले ही हम सोचे कि हमारी इकोनॉमी इन सभी देशों से बहुत बड़ी है, हम में काफी ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन अब भी इंडिया कई चीजों में इन देशों से काफी पीछे है। वो समझने के लिए अलग अलग क्रेडिबल सोर्सेस के डेटा पॉइंट्स को कंपेयर करके हमने ये टेबल बनाया है जो आपको पता चलना ही चाहिए, बिकॉज ये फैक्ट्स पर आधारित है। एंड एज यूजुअल फ्रेंड्स, सभी सोर्सेस के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप रीड कर सकते हो। मैंने इस वीडियो के लिए फिलहाल 3 मेजर कॉम्पिटिटर्स का ही कंपैरिजन किया है, क्योंकि अगर सारे देशों को अगर मैं ऐड करूं तो कंफ्यूजन हो जाएगा और शायद आप कॉन्सेप्ट ठीक से नहीं समझ पाओ। सो चलो अब इंडिया के वीकनेस को प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। पहला पॉइंट है अप्रूवल टाइमलाइंस। समझो आप एक बड़ी कंपनी चला रहे हो और आपको ओडिशा में एक फैक्ट्री डालनी है। सबसे पहले हमें गवर्नमेंट अप्रूवल्स लगेंगे। अब ये वेबसाइट ओडिशा गवर्नमेंट की है। इस पर देखो क्लियरली लिखा हुआ है कि हमें अलग अलग अथॉरिटीज से 30+ अप्रूवल्स की जरूरत होगी, और इसके लिए मिनिमम हर अप्रूवल के लिए हम 15 दिन भी पकड़े तो हमारी फैक्ट्रीज के खुलने के लिए 14 महीने यानी कि 1 साल 2 महीने लग जाएंगे। और हाँ, ये मैंने एक ऑप्टिमम टाइम फ्रेम पकड़ा है, बाकी बीच में तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, कहीं पे भी आपके पेपर्स अटक सकते हैं, कहीं पे भी आपको कितना भी ब्राइब देना पड़ सकता है, और इसमें कुछ स्पेसिफिक अप्रूवल्स के लिए 2 महीने तक का भी टाइम लग जाता है। लेकिन वहीं पर चाइना में मैक्सिमम 3 से 6 महीने में आपके सारे अप्रूवल्स क्लियर हो जाएंगे। वियतनाम में तो ये प्रोसेस और भी ज्यादा इजी और फास्ट है। वहां पर सिर्फ इन 7 अप्रूवल्स के साथ 6 महीने के अंदर आपको सारे लाइसेंसेस मिल जाएंगे। अब फैक्ट्रीज में अप्रूवल्स के बाद जो अगला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर देखते हैं वो है इलेक्ट्रिसिटी। किसी भी फैक्ट्री में मेजर कॉस्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो हमारे ओडिशा में फैक्ट्री के लिए ऑफिशियल गवर्नमेंट रेट्स के हिसाब से हमें $0.125 पर किलोवाट देना पड़ेगा, लेकिन वहीं पर चाइना में इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट है $0.088 पर किलोवाट आवर्स, और वियतनाम में तक $0.085 पर किलोवाट आवर्स। और इंडिया में प्रॉब्लम सिर्फ प्राइस का नहीं है। सूरत का ही एग्जांपल ले लो, जो टेक्सटाइल हब है, वहां पर इंडस्ट्रियल पावर आउटेज की वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट में सीधा 10% का नुकसान हो जाता है, और इंडिया के बाकी स्टेट्स के सिटीज में भी लगभग यही हाल है। अब फैक्ट्री लगने के बाद इसमें लेबर कॉस्ट के मामले में इंडिया का लेबर कॉस्ट कंपैरेटिवली वियतनाम और चाइना से चीप है, जो कि एक अच्छी बात है, पर फिलीपींस और बांग्लादेश में हमसे ज्यादा सस्ता लेबर फोर्स अवेलेबल है। चलो लेबर कॉस्ट तो एक चीज हो गई, बट उससे भी कई ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो कंपनीज को चाहिए होता है, वो होता है स्किल्ड लेबर। मतलब ऐसे वर्कर्स जिन्हें हाईटेक फैक्ट्री मशीनरीज को ऑपरेट करना आता हो, क्योंकि अभी फ्यूचर इंडस्ट्रीज इसी हाईटेक मशीनरीज पर ही बेस्ड है, जो इंडिया में सिर्फ कम ही नहीं बल्कि यूएन डेटा के